नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सैनी बैंको कैरियर एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस चल रहा है, जिसके कई सारे वीडियोस हमने पहले डाल दिए हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन और भी वीडियोस आगे लेकर के आए हैं, जिसमें आज का वीडियो भी चलता रहेगा। हमने जो वीडियोज़ डाले हैं उनमें बेसिक कंप्यूटर का जो डेफिनेशन, उसकी विशेषताएँ तथा और भी कई सारी चीज़ें जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हमने कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद में हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं आज, जिसको हम कहेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या कहेंगे? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन से आपको पता लग गया होगा कि जनरेशन का अर्थ क्या हो गया? पीढ़ियाँ। क्या अर्थ हो गया? पीढ़ियाँ, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट अपना है ये कई सारी एग्जाम्स में आता है। जैसे राजस्थान पुलिस के सिलेबस में दे रखा है, पटवार के सिलेबस में दे रखा है, एलडीसी में भी ये आता है। तो कई सारी एग्जाम्स ऐसी हैं जिनके अंदर ये पॉइंट आता है। तो इस पॉइंट को अपन क्लियर आज करेंगे। देखो, पीढ़ियों से क्या मतलब होता है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जब हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि जो वर्तमान में कंप्यूटर अपना है, क्या वैसा ही कंप्यूटर शुरू से अपन यूज़ करते आ रहे हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि शुरू में कंप्यूटर कैसे थे? अलग प्रकार के थे, और अब कंप्यूटर क्या है? अलग प्रकार के हैं। इसका अगर हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लें तो वो सिंपल सा एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे पहले के लोगों को अगर देखा जाए, हम अपनी पीढ़ी के बारे में बात करें, यानी कि मानव की पीढ़ी के बारे में अगर अपन बात करें, तो पहले जो लोग होते थे वो लोग कैसे होते थे? उनकी जो शारीरिक संरचना थी वो काफ़ी हष्ट पुष्ट होती थी, यानी कि बड़े कद में और स्ट्रॉन्ग होते थे। लेकिन अगर बुद्धि की बात की जाए तो उतनी ज़्यादा बुद्धि, हम कह सकते हैं कि आज के जो लोग हैं उतनी ज़्यादा बुद्धि उनके अंदर ना थी। यही डिफरेंस इसके अंदर आएगा, यानी कंप्यूटर के अंदर आएगा। देखिए, बुद्धि तो होती है, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है? इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट जब तक अपन नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ सामने नहीं आएगी कि इसके अंदर बुद्धि है या फिर नहीं है। ठीक है, तो कहने का अर्थ सिंपल सा है कि शुरू में जब पीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं तो उनका आकार तो क्या होता है? अधिक होता है, लेकिन उनका जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? कम होती है, या फिर मैं कहूँ तो इंटेलिजेंसी क्या है? कम होती है। ठीक है, धीरे धीरे इंटेलिजेंसी में क्या होता रहता है? इम्प्रूवमेंट होता रहता है। ठीक है, उसी तरीके से जो अपने कंप्यूटर हैं, वो कंप्यूटर भी आज के जो कंप्यूटर हम देखते हैं वैसे कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। तो इनको अलग अलग पीढ़ियों में हमने क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। तो अलग अलग पीढ़ियों में डिवाइड किस तरीके से किया है? देखो, जैसे हम शुरू में अगर देखें तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, यानी प्रथम पीढ़ी किस में आती है? 1942 से लेकर के 1955 तक जितने कंप्यूटर्स हैं, उन कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कहते हैं। किसको कहेंगे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर? 1942 से लेकर के 1955 तक का जो समय है, इसके अंदर जिन कंप्यूटर्स का यूज़ किया हमने, उन कंप्यूटर्स को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कहेंगे। अब देखना, ये फर्स्ट जनरेशन में हमने लिया है कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। तो अब ये जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर किस तरीके से काम में आता है, या फिर ये जो कंप्यूटर है ये किस तरीके का होता है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे कि देखो, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, ये जो कंप्यूटर जितने भी जनरेशन है उनके अंदर डेटा को स्थानांतरित करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, या फिर किन किन चीज़ों का यूज किया गया है उसके आधार पर इसको कैटेगराइज किया गया है। तो देखो, सबसे पहली बात कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस चीज़ का उपयोग किया गया है या फिर किसका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है, और आपको ऑप्शन के अंदर कई सारे ऑप्शन दे देगा। वहां पर एक ऑप्शन आपको देगा वैक्यूम ट्यूब।
तो हमें याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर किसका उपयोग किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। देखो धीरे धीरे समझना इस चीज को कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर प्रथम पीढ़ी हमने ली है और प्रथम पीढ़ी आती है 1942 से लेकर के 1955। सिर्फ इतना आप ध्यान में रखो कि क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर केवल जनरेशन पढ़ रहे हैं। अब यहाँ हमें ध्यान देना है कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर होता था वो आकार में काफ़ी बड़ा होता था। आकार में क्या होता था, काफ़ी बड़ा, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा वैक्यूम ट्यूब, और दूसरा पॉइंट अगर मैं ये लिख दूं कि आकार में काफ़ी बड़ा, आकार में काफ़ी बड़ा, तो देखो ये दोनों पॉइंट किस तरीके से क्लियर होंगे, काफ़ी बड़ा, ठीक है। दोनों पॉइंट किस तरीके से क्लियर होंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखो कि कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस या फिर मैं कहूँ तो इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होते हैं, आगे से आगे प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स क्या होते हैं, आगे से आगे प्रवाहित होते हैं। अब इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या फिर मैं कहूँ तो कि इन सिग्नल्स को आगे से आगे प्रवाहित करने के लिए हमें किसी ना किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, किसी ना किसी डिवाइस की आवश्यकता होती है। अब ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है इनको भेजने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो चीज़ कौन सी है फर्स्ट जनरेशन में, वैक्यूम ट्यूब। वो कौन सी है, वैक्यूम ट्यूब। यानी हम कह सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस लिए किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को भेजने के लिए, कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। अब देखो एक जो वैक्यूम ट्यूब होती है, एक जो वैक्यूम ट्यूब होती है वो कैसी होती है, मैं आपको बताऊं जनरल में। जनरली वैक्यूम ट्यूब कैसी होती है, जैसे आपने बल्ब देखा होगा, ठीक है। तो बल्ब जो होता है वैसे ही एक क्या होती है, वैक्यूम ट्यूब होती है। जैसे मैं बताऊं तो इतनी बड़ी के समथिंग, ठीक है। इतने बड़ा अगर एक बल्ब है तो वो अपना क्या कहलाता है, एक वैक्यूम ट्यूब कहलाता है, एक वैक्यूम ट्यूब कहलाता है, एक वैक्यूम ट्यूब। ऐसी हजारों वैक्यूम ट्यूब, ऐसी हजारों, यानी कि एक बल्ब जितनी बड़ी हजारों वैक्यूम ट्यूब्स का एक कंप्यूटर के अंदर उपयोग किया जाता है। कहने का अर्थ अगर मैं कहूँ तो कि इस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स का लगभग कितनी वैक्यूम ट्यूब्स, 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया जाता है। कितने वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया जाता है, 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया जाता है। अब आप ये सोचिए कि एक जो होल होता है, यानी कि एक जो होल है उसके अंदर ही क्या कर सकते हैं अपन, 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स यानी 17,000 बल्ब लगा सकते हैं। छोटी जगह पर तो लगा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स होने के कारण इन कंप्यूटर्स का आकार क्या होता है, काफ़ी बड़ा। कितना क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और कितना बड़ा होता है, इन कंप्यूटर्स को रखने के लिए, इन कंप्यूटर्स को रखने के लिए लगभग 1,000 स्क्वायर फीट, 1,000 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है। 1,000 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ रही होगी कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो क्या होता है, आकार में काफ़ी बड़ा होता है। देखो शुरू में जब टीवी आया था तो टीवी भी क्या था, आकार में बड़ा था। आजकल टीवी क्या हो गए, आकार में छोटे हो गए। मोबाइल भी जब आया था तो वो क्या था, फंक्शनलिटी कम और आकार में क्या था, बड़ा और भारी भरकम था, ठीक है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से टीवी बड़े होते थे उसी तरीके से जो शुरू में कंप्यूटर आया वो क्या था, आकार में बड़ा। क्यों था आकार में बड़ा, क्योंकि उसके अंदर किस चीज़ का उपयोग किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स का। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस लिए करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को आगे से आगे भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक जो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब है, एक कंप्यूटर के अंदर कितनी वैक्यूम ट्यूब्स लगाई जाती हैं, लगभग 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगाए जाने के कारण इनका आकार जो है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और इनको कितनी जगह की आवश्यकता होती है, लगभग 1,000 स्क्वायर फीट। कितनी जगह की आवश्यकता हो जाती है, लगभग 1,000 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स को रखने के लिए या फिर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को स्टेबल करने के लिए। अब आप ये सोचना है कि जैसे आप ये सोच रहे होंगे कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर 1,000 स्क्वायर फीट यानी एक होल के अंदर रखा जाता होगा, तो उसको यूज किस तरीके से करते होंगे। देखिए जो अपन कंप्यूटर देखते हैं कि भाई ये कंप्यूटर है और ये इतना बड़ा कंप्यूटर है कि इनको 1,000 स्क्वायर फीट के अंदर रखा जाता है, नहीं। ये जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है ये ऐसा कंप्यूटर नहीं होता था। कहने का अर्थ हो गया, बड़ा होने का मतलब क्या है कि ऐसी मशीनें, ऐसी कई सारी मशीनें होती थी
जिन मशीनों को हम क्या करते थे, एक दूसरे से कनेक्ट करते थे और उसके बाद में एक किसी भी स्थान पर बैठ करके उसका क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। ये नहीं है कि ये पूरा एक कंप्यूटर था और इसके बाद में यहाँ पर बैठ करके अपन काम कर रहे हैं, नहीं। अलग अलग मशीनों को एक दूसरे से जोड़ा जाता था और उसके बाद में इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो लगभग 1000 स्क्वायर फीट यहाँ इसको जगह की आवश्यकता होती थी। अब देखिए कि कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर 17,000 बल्ब जल रहे हों, 17,000 बल्ब जल रहे हों, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर हमें बिजली की खपत कैसी चाहिए, बिजली की खपत, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स को चलाने के लिए लगभग 130 किलोवाट से 140 किलोवाट बिजली की आवश्यकता होती थी, बिजली की आवश्यकता होती थी। 130 किलोवाट से लेकर के 140 किलोवाट बिजली की क्या होती थी, आवश्यकता होती थी। और एक हॉल के अंदर अगर 130 किलोवाट या फिर 140 किलोवाट बिजली खपत होती है तो उस स्थान को हमें एयर कंडीशन रखना पड़ता है, यानी वातानुकूलित, यानी वातानुकूलित जगहों पर, वातानुकूलित जगहों पर इन कंप्यूटर्स को रखा जाता है, ठीक है ना। यानी कि वातानुकूलित जगहों पर इन कंप्यूटर्स को रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बिजली की खपत क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एक होल के अंदर अगर इतनी बिजली की खपत होगी तो वो ज़्यादा गर्म ना हो, इसके लिए हम वहाँ पर क्या लगा देंगे, एयर कंडीशन बना देंगे उस रूम को। तो रूम यहाँ पर कैसा बना लिया हमने, एयर कंडीशन रूम बना लिया, ठीक है। अब पांचवी बात यहाँ पर आती है कि इन कंप्यूटर्स को चलाया कैसे जाता होगा। ये बात तो रही कहाँ तक कि कंप्यूटर होते कैसे थे, तो इस तरीके से ये कंप्यूटर होते थे। अब इनको चलाया कैसे जाता है, देखिए कंप्यूटर को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को अगर आसानी से हम लोग चला रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि वो कंप्यूटर क्या है, यूज़र फ्रेंडली है। कंप्यूटर को अगर हम आसानी से चलाते हैं, किसी भी कंप्यूटर को या फिर मोबाइल को अगर आसानी से हम चला रहे हैं, इसका मतलब वो कैसा है, यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र कौन हो गया, उपयोगकर्ता, यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली का मतलब, अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको, यूज़र फ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो पहले कीपैड वाले मोबाइल आते थे, पहले कैसे मोबाइल आते थे, कीपैड वाले मोबाइल आते थे। उस मोबाइल के अंदर अगर किसी छोटे बच्चे को वो मोबाइल दे दिया जाए और उसको कहा जाए कि आपको गाने चलाने हैं, तो वो उसके अंदर क्या कर सकता है, छोटा बच्चा मतलब 2.5-3 साल का, तो वो क्या कर सकता है, उसमें गाने नहीं निकाल सकता है, क्योंकि उस इतने छोटे बच्चे को कोई नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको टच स्क्रीन मोबाइल खोल के दे दिया जाए और उसके बाद में उसके सामने रख दिया जाए वो मोबाइल, तो वो क्या कर सकता है, उसके अंदर कहीं भी टच करके और उस मोबाइल में कुछ ना कुछ फंक्शन ऑन कर सकता है। कहने का अर्थ हो गया कि सिर्फ टच करने से ही क्या हो गया, कोई ना कोई फंक्शन खुला। ये नहीं पता है बच्चे को, ये नहीं पता है कि क्या खुला है, लेकिन उसको खोल तो लिया, ठीक है ना कुछ तो ओपन कर दिया उसने। उसी तरीके से अगर कोई भी मशीन जिसको हम आसानी से यूज करें तो वो अपनी क्या कहलाती है, यूज़र फ्रेंडली कहलाती है। अब कंप्यूटर जो है वो यूज़र फ्रेंडली किस तरीके से होंगे, देखो कंप्यूटर में हमें सामने कोई ना कोई ग्राफिक दिखता है या फिर आइकन दिखता है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं है वो सामने क्या है, वो ग्राफिक किस चीज़ का है, लेकिन हम क्या करते हैं, माउस को हिलाते हैं और कर्सर को ले जा करके उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, ओपन होता है, फंक्शन काम करता है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके सामने ब्लैक स्क्रीन है, ये स्क्रीन कैसी है, ब्लैक स्क्रीन है, और यहाँ पर कुछ एक वर्ड चल रहे हैं, अब आपको कोई भी फंक्शन काम में लेना है तो आप ले सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ वर्ड चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ आपको कोई भी ग्राफिक दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी ग्राफिक आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा सीधा सा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे कंप्यूटर्स जिनके अंदर ग्राफिक हैं, जिनके अंदर क्या है, ग्राफिक हैं, हमें ग्राफिक दिखाई देते हैं और उनको हम आसानी से चला लेते हैं, वो कंप्यूटर तो होते हैं यूज़र फ्रेंडली। लेकिन ऐसे कंप्यूटर जिनके अंदर ग्राफिक नहीं होते हैं उनको चलाना होता है मुश्किल। और ऐसे कंप्यूटर कौन से होते हैं, जिनके अंदर
ग्राफिक नहीं होते हैं, ऐसे कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसके अंदर हम GUI का इस्तेमाल नहीं करते हैं। GUI और CUI हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, इसके अंदर किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, या फिर मैं कहूँ तो किसी भी ग्राफिक का उपयोग नहीं किया गया है। ग्राफिक का उपयोग क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर, यानी कि मैं कहूँ तो किसी भी भाषा का उपयोग नहीं किया गया था। किसी भी भाषा का उपयोग, हाई लेवल भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है, का उपयोग नहीं किया गया था, ठीक है। ये जो लैंग्वेजेस है ना, इनको हम समझेंगे कि उच्च स्तरीय कौन सी होती है, निम्न स्तरीय कौन सी होती है। सिर्फ यहाँ पर हमें ये समझना है कि उच्च स्तरीय भाषाओं का यूज नहीं किया गया था, केवल किसका यूज किया गया था? निम्न स्तरीय, यानी कि असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था? असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया गया था, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते कैसे थे। अब हम वो आगे की तरफ भाषाओं में जाएं, इससे पहले यानी कि हम इन भाषाओं की तरफ जाएं, तो इन भाषाओं को पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से भाषा उपयोग में ली जाती है, ठीक है। भाषा किस तरीके से उपयोग में ली जाती है, कंप्यूटर को चलाना आसान कैसे हुआ, वो एक शॉर्ट में अपन यहाँ पर देखते हैं। देखो, मैंने कहा आपसे कि कंप्यूटर को जब हम चलाते हैं तो उसमें हम भाषाओं का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? भाषाओं का उपयोग करते हैं। आपने भी सुना होगा लैंग्वेज का नाम सुना है ना, कि भाई कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जैसे 11th में चलती है C लैंग्वेज और 12th में चलती है C++ लैंग्वेज, इस तरीके से आपने सुना होगा, ठीक है। तो देखो ये जो लैंग्वेजेज है ये किस तरीके से काम करती है। शुरू में जैसे कंप्यूटर आए तो उन कंप्यूटर्स के अंदर हम असेंबली लैंग्वेज या फिर मैं कहूँ तो मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते थे। देखो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है या फिर कौन सी भाषा में इंस्ट्रक्शन समझता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होना चाहिए मशीन भाषा, या फिर आप क्या कहेंगे? बाइनरी लैंग्वेज। सही सटीक आंसर कौन सा होगा इसका? बाइनरी लैंग्वेज। कौन सा होगा? बाइनरी लैंग्वेज। यानी कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है। उसके बाद में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत कोई भी नहीं समझता है। कंप्यूटर किसी भी लैंग्वेज को, अदर लैंग्वेजेस को नहीं समझेगा, केवल किस लैंग्वेज को समझेगा? बाइनरी लैंग्वेज को समझेगा। और बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से डिजिट आते हैं? 2 डिजिट आते हैं, एक तो 0 और एक 1। यानी कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ क्या समझता है? 0 और 1 को समझता है, ठीक है। देखो 0 और 1 को मैं यहाँ पर ये भाषाएं क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि कंप्यूटर को चलाना आसान कैसे हुआ। फर्स्ट जनरेशन में हमने इसकी बनावट तो देख ली कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है, काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है ना, और बिजली की खपत इनमें ज़्यादा होती है, वातानुकूलित जगहों पर रखा जाता है। बनावट तो हमने देख ली। अब हम कार्य के बारे में देखेंगे कि ये कार्य किस तरीके से करते हैं। तो ये सभी में काम आएगा। ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सभी के अंदर अपने काम में आएगा। इसलिए हम इस कंसेप्ट को पहले, यानी फर्स्ट जनरेशन को बीच में छोड़ करके इस कंसेप्ट को पहले क्लियर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बाइनरी लैंग्वेज किसको समझता है? 0 और 1 को समझता है। किसको समझता है? 0 और 1 को। कैसे समझता है? देखिए मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था कि जैसे कंप्यूटर है वो सिग्नल्स को समझता है। कंप्यूटर किसको समझता है? सिग्नल्स। यानी कि कंप्यूटर में अगर हम निर्देश देंगे, कंप्यूटर में क्या देंगे? निर्देश देंगे, चाहे वो किसी भी डिवाइस के थ्रू निर्देश दें। कंप्यूटर को जब हम निर्देश देंगे तभी तो कंप्यूटर चलेगा। तो कंप्यूटर को जब हम निर्देश देंगे तो वो सिग्नल्स से होता हुआ जाएगा। किससे होता हुआ जाएगा? सिग्नल्स से होता हुआ जाएगा। अब ये जो सिग्नल है ना, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल मान सकते हैं अपन। किस तरीके से? इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक सिग्नल। अब देखो ये जो ऊपर का जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं ऑन। क्या कहते हैं? ऑन। इसको कह सकते हैं अपन ऑफ। क्या कह सकते हैं? ऑफ कह सकते हैं। इसको हम ट्रू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ट्रू।
इसको हम फॉल्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फॉल्स। और इसको हम हाई कह सकते हैं, HIGH, हाई। और इसको हम क्या कह सकते हैं? लो कह सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं? लो कह सकते हैं, क्योंकि ये होता है 1 और ये होता है 0। ये होता है कौन सा? 0। तो देखिए, कोई भी सिग्नल अगर यहाँ पर जा रहा है और वो इस तरीके से जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, इस तरीके से मान लो कि कोई सिग्नल गया 0 1, ठीक है, और उसके बाद में फिर से 1, फिर से 0, फिर 1, इस तरीके से कोई भी सिग्नल गया तो वो 0 1 0 1 0 1 की फॉर्म के अंदर चला जाएगा। तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ क्या समझेगा? 0 1 की भाषा समझेगा। और ये जो 0 1 की भाषा होती है, इस भाषा को अपन क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। इस भाषा को अपन क्या कहेंगे? बाइनरी लैंग्वेज कहेंगे। ठीक है, अब इस लैंग्वेज के थ्रू, ये जो लैंग्वेज है, या फिर मैं कहूँ इसके अलावा जैसे असेंबली लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, तो इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इन सब के द्वारा क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में ये देखना आप कि जैसे हम अगर लो लेवल लैंग्वेज का, इनको अपन क्या कहेंगे? लो लेवल लैंग्वेज कहेंगे। लो लेवल लैंग्वेज, इनको क्या कहेंगे? लो लेवल लैंग्वेज कहेंगे, यानी निम्न स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा। और निम्न स्तरीय भाषा के अंदर भाषा को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 0 1 0 1 की ये जो फॉर्म होती है, इस तरीके से हमें कोड समझने पड़ते हैं। हमें क्या सीखना पड़ता है? कोड सीखना पड़ता है। और अगर हमें कोड आते हैं तब तो हम इस कंप्यूटर को चला सकते हैं, वरना हम इस कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, इसके बाद में दूसरी अपनी भाषाएं जो होती है ना, वो भाषाएं होती है हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेज है, ये क्या होती हैं कि इन लैंग्वेजेस को, जैसे मान लो C है, C++ है, ठीक है, और जावा है, .NET है, ये सब क्या है? अपनी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। ये जो लैंग्वेजेज हैं, इनकी कोडिंग जो होती है ना, वो हम इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो C की कोडिंग करनी है तो हैश इंक्लूड, ठीक है, stdio.h। ये जो सारे कोडिंग अपन करते हैं, ये अपन इंग्लिश में कर सकते हैं। और इसके बाद में इनकी कोडिंग के द्वारा क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। इनकी कोडिंग के द्वारा क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। और सॉफ्टवेयर की सहायता से हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? ग्राफिक्स को बना सकते हैं। ग्राफिक्स को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ग्राफिक्स को बना सकते हैं। ठीक है, अब ग्राफिक्स को अगर बना देंगे तो कंप्यूटर को चलाना कैसा हो जाएगा? आसान हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, तो कंप्यूटर को चलाना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब देखो, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, तो आप भी समझ रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग ना किए जाने के कारण इसको चलाना कैसा था? चलाना कैसा हो जाएगा? मुश्किल, यानी कि थोड़ा सा आसान नहीं था। चलाना आसान नहीं था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को चलाना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर हम असेंबली भाषा का उपयोग कर सकते थे। कौन सी भाषा का उपयोग कर सकते थे? असेंबली लैंग्वेज का उपयोग कर सकते थे। असेंबली लैंग्वेज का उपयोग कर सकते थे। ठीक है, अब ये जो असेंबली लैंग्वेज है, ये 1953 के अंदर आई। 1953 के अंदर आई। और ये किसने बनाई? ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर द्वारा बनाई गई। यानी किसके द्वारा बनाई गई? असेंबली लैंग्वेज किसके द्वारा बनाई गई? 1953 में ग्रास हॉपर के द्वारा बनाई गई, जिसके कारण, यानी असेंबली लैंग्वेज के आने के बाद ये कंप्यूटर क्या हुए? थोड़े से चलाना आसान हुए। चलाना थोड़े से आसान हुए। इससे पहले हम केवल किसके ऊपर काम करते थे? 0 1 के ऊपर ही काम करते थे, या फिर हमें काम करने के लिए 0 1 की फॉर्म का उपयोग करना पड़ता था। ठीक है, तो ये चलाना क्या हुआ? थोड़ा सा आसान हुआ। तो अब देखो, लैंग्वेज जैसे जैसे लैंग्वेजेज आएंगी ना, वैसे वैसे क्या हो जाएंगे? इन कंप्यूटर को चलाना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो यहाँ तक इसकी संरचना।
इसके बाद में इसको चलाने के लिए किसका यूज़ किया जाता था, एक स्पेसिफाइड व्यक्ति का, यानी इन कंप्यूटर्स को चलाने के लिए स्पेशल व्यक्ति का, स्पेशल व्यक्ति का क्या मतलब हो गया, जिसको कोडिंग आती हो, जिसको कोडिंग आती हो उन व्यक्तियों का क्या किया जाता था, इनको चलाने के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है ना, जिनको कोडिंग आती हो उन्हीं वो ही क्या कर सकते थे, इनका उपयोग कर सकते थे। ठीक है ना। इसके बाद में असेंबली लैंग्वेज आने के बाद में ये क्या हुए, थोड़े से चलाना आसान हुए। असेंबली लैंग्वेज किसके द्वारा लाई गई, ग्रास हॉपर के द्वारा 1943 के अंदर ये लैंग्वेज आई। ठीक है। अब इसके बाद में अपन ये देखते हैं कि इस कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए, इस कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था। ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए कागज की टेप या फिर हम कहें तो चुंबकीय टेप का उपयोग किया जाता था। कागज की टेप या फिर चुंबकीय टेप का उपयोग किया जाता था, किसके लिए, डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ देखना आप कि इस कंप्यूटर के अंदर, इस जनरेशन के अंदर पंच कार्ड का भी उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया, पंच कार्ड का भी उपयोग किया गया। ये जो पंच कार्ड है ये 1890 में हरमन होलेरिथ द्वारा बनाया गया। हरमन होलेरिथ किसके द्वारा बनाया गया, हरमन होलेरिथ द्वारा बनाया गया। यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर किसका उपयोग किया जाता था, पंच कार्ड का उपयोग भी किया जाता था। ठीक है ना। इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए या फिर इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए किसका यूज भी किया जाता था, पंच कार्ड का यूज भी किया जाता था। पंच कार्ड किसने बनाया है, हरमन होलेरिथ ने। इसी के कारण इस पंच कार्ड को होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होलेरिथ कार्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। पंच कार्ड को किस नाम से भी जाना जाता है, होलेरिथ कार्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात समझ में आई यहाँ तक। ठीक है ना। इसमें किसका उपयोग किया गया है, असेंबली भाषा का। ठीक है। यानी कि बाद में 1953 के लगभग किया गया, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में किया तो गया। ठीक है। तो असेंबली भाषा का उपयोग किया गया है। स्पेशल व्यक्ति द्वारा इसको चलाया जाता था। डेटा स्टोर करने के लिए कागज की टेप, चुंबकीय टेप या का उपयोग किया गया, और इसके अंदर पंच कार्ड का भी उपयोग किया गया। देखो पंच कार्ड यहाँ पर अगर पॉइंट अपना आया है तो पंच कार्ड को यहीं क्लियर करते हैं कि पंच कार्ड का सर्वप्रथम जो उपयोग है, सर्वप्रथम उपयोग इसका अमेरिका की जनगणना के लिए किया गया था। ठीक है ना। किसके लिए किया गया था, अमेरिका की जनगणना के लिए इसका पंच कार्ड का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। इसको छिद्रित कार्ड के नाम से भी अपन छिद्रित कार्ड के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, इसके डेटा को स्टोर कर सकते हैं। छिद्रित कार्ड के अंदर भी इसके डेटा को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है। तो ये अपने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। अब देखना कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, जैसे अपन ने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर बात की थी ना, ENIAC कंप्यूटर की, ENIAC कंप्यूटर जो फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है ना। तो उस ENIAC कंप्यूटर, वो जो ENIAC कंप्यूटर है वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। कौन सा, ENIAC। ठीक है ना। ENIAC कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है ENIAC। ठीक है ना। और इसके साथ में अपन कहें तो एडसेक, एडसेक, ये सारे जो कंप्यूटर हैं ये कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर हैं, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, जिनका उपयोग हम फर्स्ट जनरेशन के अंदर करते थे, या फिर फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत ये कंप्यूटर आते थे। ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन का क्या मतलब हो गया, सीधा सिंपल सा मतलब हो गया कि ऐसा कंप्यूटर या फिर ऐसी जनरेशन जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का। और वैक्यूम ट्यूब होती क्या है वो मैंने आपको बताया है अभी। ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स की संख्याएं ज़्यादा होने के कारण इनका आकार कैसा होता था, काफ़ी बड़ा होता था, काफ़ी बड़ा आकार होता था। और इसके साथ में ही इसके अंदर 17,000 के लगभग वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किए जाने के कारण बिजली की खपत भी क्या होती थी, ज़्यादा होती थी, और इनको वातानुकूलित जगहों पर रखा जाता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को चलाने के लिए स्पेशल व्यक्ति की आवश्यकता होती थी। इसके बाद में 1943 के अंदर असेंबली लैंग्वेज
किसके द्वारा, ग्रास हॉपर के द्वारा लाने के बाद में इनको चलाना थोड़ा सा क्या हुआ, आसान हुआ। इसके डेटा को स्टोर करने के लिए कागज़ की टेप, चुंबकीय टेप, ठीक है, और छिद्रित कार्ड, इन सब का उपयोग किया जाता था तथा पंच कार्ड का उपयोग भी इस जनरेशन में किया जाता था। पंच कार्ड 1890 में आया और इसको किसने बनाया था, हरमन होलेरिथ ने। पंच कार्ड का सर्वप्रथम उपयोग किस लिए किया गया, अमेरिका की जनगणना के लिए, अमेरिका की जनगणना के लिए इस कार्ड का उपयोग किया गया था। तो ये अपनी फर्स्ट जनरेशन है, ये क्या है, अपनी फर्स्ट जनरेशन है, जिसके अंदर कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं अपने, एनिएक, एडवेक, एडसेक जैसे कंप्यूटर्स इस जनरेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये अपनी फर्स्ट जनरेशन है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी सेकंड जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन के अंदर इस तरीके से काम होता था। अब हमने इसको दूसरी जो जनरेशन है उसके अंदर हम इसको ले गए। अब इसको देखो दूसरी जनरेशन में लेकर के जाने का कारण क्या था, या किस तरीके से हम इसको दूसरी जनरेशन के अंदर लेकर के गए, वो हम यहाँ पर कंसल्ट करेंगे, ठीक है। देखो जो सेकंड जनरेशन है वो अपनी 1955 टू 1964 तक चलेगी, और इसे अपन क्या कहेंगे, सेकंड जनरेशन। इसे क्या कहेंगे, सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ठीक है। ये अपनी सेकंड जनरेशन होगी। तो फर्स्ट जनरेशन के बारे में आपने अच्छे से देखा होगा। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो किस तरीके से काम करते थे, किस तरीके से इनका उपयोग किया जाता था। हम सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स को देखने के लिए आगे वाले लेसन के अंदर अपन इसको, आगे वाले वीडियो के अंदर सेकंड जनरेशन का वीडियो अपन देखेंगे, जिसके अंदर अपन कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर। देखिए टेक्नोलॉजी कब बदलती है, जब किसी भी प्रोडक्ट के अंदर या फिर किसी भी मशीन के अंदर अगर हम कुछ एक चेंजेस करते हैं तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो टेक्नोलॉजी के बदलने के कारण ही हमारी कौन सी जनरेशन आई है, सेकेंड जनरेशन आई है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और इसे दोस्तों में शेयर भी करिए। धन्यवाद।